अब हम खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और अब एक अच्छी खबर की बात करते हैं। किसी भी माँ बाप के लिए जीवन में तमाम संघर्षों की मंजिल क्या होती है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो जवाब ना तो मकान होगा, ना गाड़ी, ना सोना, बिल्कुल नहीं। दुनिया के हर माता पिता की यही आस होती है कि वो अपने बच्चों को खुशी से चहकते देखे, मेहनत के बीच से सफलता का बरगद बनते हुए देखे। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक ऐसी ही सुखद खबर आई है, इसलिए आज बात जो है हम इस मुस्कुरा कर रहे हैं और इस सुखद खबर की कर रहे हैं। खंडवा जिले के मुंदी नगर में कुरैशी परिवार की बेटी नगमा कुरैशी ने अपने पिता के सपने को पूरा किया है। नगमा अब MBBS डॉक्टर बन गई है। सपना पिता का था, लेकिन जब नगमा 8वीं में पढ़ रही थी तभी उनके पिता ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। इस दुनिया से उन्होंने जो है वो अलविदा कह दिया इस दुनिया को। लेकिन भाई का कंधा इतना मजबूत होता है कि दुनिया की कोई भी बहन कभी अनाथ तो हो ही नहीं सकती। पिता के निधन के बाद दोनों भाइयों ने नगमा को खूब आगे बढ़ाया और आज जब नगमा डॉक्टर बनकर घर आई है तो मानो परिवार वालों को ईद के चांद को देखने जितनी ही खुशी मिल रही है। विस्तार न्यूज परिवार नगमा को शुभकामनाएं देता है। उनसे बातचीत की है संदीप सोनी, हमारे सहयोगी ने। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं वो। अपने पिता के सपनों को पूरा किया इस बिटिया ने और आज MBBS डॉक्टर बनकर आई। और ये नहीं कहीं जो दो भाई है, ये दो भाई के ही कारण आज बिटिया इस मुकाम पर पहुंची है। और आज मुझे जब पहुंची तो उनके भाइयों ने मिठाई खिलाई, उनका स्वागत करा। तो हमारे साथ नगमा जी है, उनसे हम बात करेंगे। सपना था पापा का, भाइयों का, तो हौसला था कि करना है, तो बस आगे बढ़ते गई, करते गई और आज वो कंप्लीट हो गया। तो बहुत सभी खुश है। तो पापा का सपना था, पापा ने क्या ये कहा था कि मेरी बिटिया डॉक्टर बनेगी, ऐसा कुछ? हाँ, उनका मतलब ये था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। तो उनकी डेथ हो गई थी, मतलब मैं 8th क्लास में थी तब से। जी। तो मुझे बस यही था कि मुझे डॉक्टर बनना था। बड़ा स्ट्रगल किया इस बीच में, मतलब कि फाइनेंशियली भी ये वो, तो भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ को। और आज वो मतलब कि उस मुकाम पे पहुंच गई हूँ मैं। मेरे भाइयों का, मेरी मम्मी का, मेरे पूरे परिवार का, बस उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। एक लड़की होते हुए उन्होंने मुझे इतना आगे पहुँचाया। मुस्लिम मतलब पहुँचाते नहीं इतना आगे, मुझे पहुँचाया। तो मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी मतलब दूसरे जो मुस्लिम परिवार है, जो लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, डरते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना, नहीं पढ़ाना, उनके लिए मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी कि उन्हें भेजे, पढ़ाए, आगे बढ़ाए। चलिए 10 बजे 10 रिपोर्ट में अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर सीहोर से है। सीहोर के पिपलिया मीरा स्थित जयश्री गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पनीर फैक्ट्री को प्रशासन ने बंद कर दिया है। जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर की है। फैक्ट्री को बंद कराने के लिए कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देश पर बिजली कंपनी ने बिजली कनेक्शन काट दिया है, जिससे उत्पादन बंद हो गया है। अब फैक्ट्री तब तक चालू नहीं होगी जब तक उद्योग जल प्रदूषण नियंत्रण की पूर्ण व्यवस्था नहीं कर लेता है। जयश्री गायत्री फूड्स कंपनी पर जिला प्रशासन द्वारा ये दूसरी बड़ी सख्त कार्रवाई की है। इससे पहले भी इस कंपनी पर कार्रवाई की जा चुकी है। इससे पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था इसी कंपनी पर। जानकारी के अनुसार पिपलिया मीरा के पनीर फैक्ट्री चालू होने के बाद से यहां के जो किसान हैं वो उद्योग से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी की वजह से अपनी फसलों को खराब होते हुए देख रहे थे और लाचार थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। आसपास का पानी दूषित होने की शिकायत करते जा रहे थे, लेकिन किसानों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने पहले भी कई बार कार्रवाई की है, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन जो है वो हर बार उस कार्रवाई से जो है वो बच जा रहा था। इस बार कलेक्टर प्रवीण सिंह को फिर से फैक्ट्री के खिलाफ शिकायत मिली, जिसे लेकर फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया। इस दौरान राजस्व की टीम ने देखा कि उद्योग द्वारा दूषित पानी के जल को पाइप के सहारे जो है सीधे बाहर निकाला जा रहा था और ये केमिकल युक्त दूषित पानी पहले नाले और फिर सीधे जो है वो सीवन नदी तक पहुंच रहा था। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कलेक्टर प्रवीण सिंह को तत्काल कहा कि उद्योग बंद करवाइए और तुरंत जो है इस पर एक्शन लीजिए। एक्शन ले लिया गया है। चलिए आपको सुनवाते हैं ग्रामीण इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। मैं मौजूद हूं सीहोर जिले के इछावर विधानसभा में आने वाली जय श्री गायत्री फूड्स एंड प्राइवेट लिमिटेड के पास, जहां पर इस फैक्ट्री को कल कलेक्टर ने सीज करने के आदेश दिए थे और यहां से प्रोडक्शन को बंद करने के आदेश भी दिए थे। साथ ही बिजली कंपनी को
पहुंचाकर यहाँ की बिजली सप्लाई भी रोक दी गई थी। आज हम मौके पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ से साफ तौर पर जनरेटर के माध्यम से प्रोडक्शन करने की आशंका लगाई जा रही है और जितनी भी लेबर यहाँ पर काम पर आती है उनके सभी के वाहन यहाँ पर खड़े हैं, जिससे आप साफ तौर पर यह बात को समझ सकते हैं कि आज भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन जारी है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, लेकर आते हैं आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार राजस्व महाअभियान का आयोजन करने जा रही है। संबंधित प्रशासनिक महकमा जो है पूरी तैयारियों में जुट गया है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महाअभियान आयोजन को लेकर तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर राजस्व महाअभियान होता क्या है, इसमें क्या होता है, क्या कुछ कहानी होती है, सब कुछ हमने इस रिपोर्ट में बता दिया है। इस रिपोर्ट को अब आप ध्यान से देखिए। मध्य प्रदेश सरकार सभी 55 जिलों में 18 जुलाई से राजस्व महाअभियान शुरू करने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद संभाग कमिश्नर और जिला कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर इस अभियान को सफल बनाने और साथ ही किसान, मजदूर समेत आम लोगों को इस अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा और लापरवाह रवैया रखने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश में 18 जुलाई से शुरू हो रहा राजस्व महाअभियान 20-31 अगस्त तक चलेगा। आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको आसान भाषा में समझा देते हैं कि आखिर इस राजस्व महाअभियान में क्या होता है और क्या होना है। राजस्व महाअभियान में क्या होना है? राजस्व महाअभियान में तहसील न्यायालयों का निरीक्षण किया जाएगा। संभागायुक्त, जिला कलेक्टर, अपर कलेक्टर और अनुविभाग अधिकारी को जिम्मेदारी राजस्व न्यायालयों में नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती जैसे लंबित मामलों का निपटारा। इनके लिए सेवानिवृत्त पटवारी और राजस्व निरीक्षकों को संविदा पर रखा जा रहा है। ड्रोन सर्वे से पीएम किसान सम्मान निधि में छूटे हुए पात्र किसानों को जोड़ा जाएगा। विस्तार न्यूज ने राजस्व महाअभियान की तैयारी और इसकी सफलता के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा इस अभियान की बागडोर वो खुद संभालने वाले हैं। कल मैं विदिशा जा रहा हूँ, हर जिले में जाने का प्रयास करूँगा। प्रत्येक मध्य प्रदेश के 55 जिलों में जाऊँ और रूबरू लोगों से बात करूँ और यही हमारा महाअभियान, राजस्व महाअभियान चला रहे हैं हम, ताकि किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मैं यहाँ बैठता हूँ 11 बजे से 2 बजे तक। पूरे मध्य प्रदेश का कोई भी किसान आएगा उसके लिए स्वयं तहसीलदार से बात करता हूँ और उसका निराकरण करता हूँ, मदद करता हूँ। बड़ी बात यह भी है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस राजस्व महाअभियान को लेकर काफी गंभीर हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि अभियान की रोजाना मॉनिटरिंग हो, पटवारी अपने अपने इलाके में रहें और अभियान के तहत समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए। आपको बता दें, इससे पहले हुए राजस्व महाअभियान में 30 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया था। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार अभियान कितना सफल हो पाता है। चलिए अब मध्य प्रदेश से फिर चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक विकास के लिए बनाए गए छत्तीसगढ़ विजन @2047 यानी छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर विस्तार से चर्चा की है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में राज्य सरकार ने 8 अलग अलग क्षेत्रों को चिन्हित किया है और इन क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए एक वर्किंग कमेटी का गठन भी किया गया है, जो नियमित रूप से, ये वर्किंग कमेटी जो है वो नियमित रूप से आम लोगों को विशेषज्ञों से चर्चा कर एक प्रभावी कार्य योजना तैयार कर रही है। इस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 जो है वो तैयार कर रहे हैं, इसको लेकर चर्चा हुई है। चलिए मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे। दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मुलाकात की है। उनके निवास पर ये मुलाकात हुई और इस सौजन्य भेंट के दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी आने वाले समय में इन्वेस्टर्स मीट को लेकर जो है वो पूरे प्रदेश भर में वो दौरे कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और मध्य प्रदेश किस तरीके से आर्थिक उन्नति कर सके, किस तरीके से उद्योग की स्थिति मध्य प्रदेश में बेहतर हो, मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार इस विषय में जो है वो पहल कर रहे हैं और कानून व्यवस्था किस तरीके से मध्य प्रदेश की दुरुस्त हो, इसको लेकर भी इनकी चिंता बनी रहती है। अभी गृह मंत्री से मुलाकात हुई है और बताया जा रहा है कि सौजन्य मुलाकात में बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई है। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से ही है। मुरैना जिले में कहीं सीएम राइज स्कूल तो कहीं मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं, लेकिन मुरैना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर एक स्कूल ऐसा भी है जो 20 सालों से भवन विहीन है। भवन विहीन स्कूलों और मुश्किलों के बीच बच्चों के जो है वो जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। बच्चे मजबूर हैं, क्या करें, पढ़ना तो है, भविष्य तो बनाना है। रिपोर्ट में सिस्टम की इस खामी को हमने जो है संजोया है, पिरोया है। आप देखिए उसको और सिस्टम से सवाल कीजिए। मुरैना जिले में कहीं सीएम राइज स्कूल तो कहीं मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं, लेकिन मुरैना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर एक स्कूल ऐसा है जो 20 सालों से खुले आसमान के नीचे संचालित हो रहा है। ये स्कूल साल 2014 में नवीन प्राथमिक विद्यालय हनुमंतपुरा के नाम से शुरू कराया गया था, जिसके भवन निर्माण को लेकर जनप्रतिनिधियों में गंभीरता नहीं दिखाई थी। जिले में 2 माध्यमिक और 78 प्राथमिक स्कूल हैं, जिनके पास खुद के भवन नहीं हैं, और यही वजह है कि शिक्षक अपनी व्यवस्था के हिसाब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कहीं पेड़ के नीचे तो कहीं खुले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बारिश के मौसम में तो हाल ये हो जाते हैं कि शिक्षकों को स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ती है। भी बंदी है, बरसात में चारों तरफ खेत है, कीड़े मकोड़े का भी डर रहता है, तो कभी शिकायत नहीं की ऐसी? सर हमने लिख के दिए। 20 साल से स्कूल चल रहा है, 20 साल से इसी तरीके से चल रहा है, तो ये तो बड़ी लापरवाही है। जिले के पूरा गांव में पिछले 20 सालों से बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तब से लेकर आज तक इस स्कूल के लिए बिल्डिंग की मंजूरी नहीं मिल सकी। बता दें कि स्कूल में 20 बच्चे हैं और 2 शिक्षक हैं, जो बच्चों को खेतों और पशुओं के बीच पढ़ने को मजबूर करते हैं। बिल्डिंग निर्माण के लिए जिला शिक्षा केंद्र से प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन यहां से राशि मंजूर नहीं हुई, जिसके चलते स्कूल भवन का निर्माण भी लटक गया और हाथ सिर्फ आश्वासन ही लग रहा है। इस प्रकार के जितने भी स्कूल्स हैं, हम लोगों ने बारिश के पहले ही उनकी लिस्टिंग कराई थी, जहाँ पे इस प्रकार की संभावना है। आज भी जो टीएल बैठक हुई है उसमें एक पर्टिकुलर स्कूल की चर्चा भी हुई थी, जहाँ पे सुधार कार्य हो गया है। प्राथमिकता ये है कि कहीं पे भी जनहानि जैसी संभावना ना बने, क्योंकि जहाँ बड़े एस्टिमेट है उसमें हम लोगों को थोड़ा राशि उपलब्धता की भी पहले प्रबंधन करना होगा, लेकिन तात्कालिक रूप से किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, उसके लिए संबंधित निकाय के माध्यम से हम लोग रिपेयर वर्क इसमें करा रहे हैं। यूँ तो एमपी की सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए तरह तरह की योजनाएं लेकर आती है, लेकिन प्रदेश में आज भी ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चों को पढ़ाई के लिए क्लासरूम भी नसीब नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स को पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने पर मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में ये देखना होगा कि आखिरकार बच्चों को पढ़ने के लिए छत कब तक नसीब होती है। मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट, विस्तार न्यूज, मुरैना। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। खबर दिल्ली से है, लेकिन छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खबर बहुत अच्छी खबर है। सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 17 जुलाई को दिल्ली दौरे पर थे। यहां पर उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की है और छत्तीसगढ़ की ही विभिन्न नई रेल परियोजनाओं पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री से चर्चा की है। रेल भवन में बैठक के दौरान उन्होंने राज्य की 4 प्रमुख रेल परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करने पर जोर दिया है। बैठक के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इन परियोजनाओं की संभावनाओं और लाभों को लेकर स्वीकार्यता दिखाई है और इन पर तेजी से काम करने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन क्या कुछ कहना है इस बैठक के बाद विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री का, पहले वो सुनिए। दिल्ली प्रवास में है, हमारे साथ हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा भी आए हैं और अभी माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात हुई है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में रेल का कवर कम है, लेकिन अब बहुत उम्मीद है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर अभी बहुत सार्थक चर्चा हुई है और डीपीआर वगैरह बन रहे हैं। आने वाले समय में कई नए रेल लाइन का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाला है।
चलिए इतना कुछ दिखा दिया आपको, तो आपको फटाफट से बता भी देते हैं कि कौन सी वो 4 नई रेल परियोजनाएं हैं जिसको लेकर कि छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़ वासी खुश हो गए हैं। 4 रेल परियोजनाओं के नाम जो है धर्मजगढ़, धर्मजयगढ़ और पत्थरगढ़ गांव लोहरदगा नई रेल परियोजना जो है ये 240 किलोमीटर की परियोजना है। अंबिकापुर बड़वाडीह नई रेल लाइन परियोजना जो है ये भी इसी परियोजना में से एक परियोजना है। खरसिया नया रायपुर लाइन परियोजना जो है ये तीसरी रेल परियोजना है जिसको लेकर विष्णुदेव साय जो है वो दिल्ली में पहुंचे थे बात करने के लिए। और रावघाट जगदलपुर नई रेल परियोजना जो है ये 140 किलोमीटर की परियोजना है, इसको लेकर जो है वो बातचीत हुई है। 4 रेल परियोजनाएं हैं जो कि छत्तीसगढ़ में अब आने की संभावनाएं बताई जा रही है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। संत श्री रावतपुरा सरकार ने चातुर्मास व्रत अनुष्ठान में शामिल होने के लिए देवास पहुंचे हुए हैं। देवास के आनंद भवन पैलेस में विधायक गायत्री राजे पवार समेत बड़ी संख्या में लोगों ने महाराष्ट्री का स्वागत किया। इस दौरान खालेगांव विधायक आशीष शर्मा और बागती विधायक मुरली भवरा समेत कई जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहे। संत श्री रावतपुरा सरकार चातुर्मास के दौरान 60 दिनों तक आनंद भवन पैलेस में ही रहने वाले हैं, जहां रोजाना कथाएं और धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। कार्यक्रम में देश और प्रदेश के बड़े बड़े संत श्री रावतपुरा सरकार के भक्त यहां पर पहुंचने वाले हैं और महाराज के दर्शन कर वो आशीर्वाद लेंगे। कार्यक्रम के लिए भव्य पंडाल बनाया गया है, साथ ही भक्तों की सुविधा के लिए भी यहां पर खासे इंतजाम किए गए हैं। जिले के लिए बड़ी सौभाग्य का विषय है कि परम पूज्य रावतपुरा सरकार का इस मां चामुंडा की नगरी में आगमन हुआ है और सनातन धर्म के अनुयायियों को उनका आशीर्वाद प्रदान होगा और उनके आशीर्वचनों का लाभ इस देवास की पूर्ण जनता लेगी। सौभाग्य की बात है कि ऐसा आयोजन करने का सौभाग्य मिला है। महाराज श्री 2 महीने तक यहाँ पर रहेंगे। सतत भजन कीर्तन, हवन, यज्ञ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कथाएं कंटिन्यूस चलती रहेंगी। भारत भूमि संतों की भूमि है और यहाँ देवशयनी एकादशी से देव उठनी 11 तक संत एक स्थान पर रहकर चातुर्मास करके भक्तों का भी कल्याण करते हैं। भजन पूजन और ये सब क्रियाएँ वहाँ पर संपन्न होती है। हम सबका सौभाग्य है कि देवास जिले में, देवास रियासत के इस प्रांगण में राजमाता साहब के आमंत्रण पर परम पूज्य रविशंकर महाराज जी, जिन्हें रावतपुरा सरकार के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, आज उनका मंगल प्रवेश हुआ है और यहाँ पर चातुर्मास के दौरान श्रीमद् भागवत कथा से लेकर विभिन्न आयोजन होंगे। 10 बजे 10 रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।